अच्छा, फाइनली अहमद भाई, मैं आपसे बात करना चाहूँगा जस्ट मुख्तसर तौर पे कि हमने जिस मसले से बात शुरू भी की थी कि ग्लोबली देयर इज़ एन एजेंडा, ग्लोबली देयर आर थिंग्स हैपनिंग। हमने उसमें फ़िलिस्तीन का भी जो रीसेंट क्राइसिस है उसके ऊपर भी बात की थी, बेसिकली टच किया था। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए जो आर नॉट अवेयर ऑफ द होल पिक्चर, या स्पेशली हमारे जो यंग व्यूअर्स हैं, उनको उतनी उनकी विजन नहीं है कि उन्होंने देखा हो कि जी पैलेस्टाइन में हुआ क्या था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जो अभी की जनरेशन जो आ रही है शायद उनको बिल्कुल भी ना पता हो। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल दें कि जो ये इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट है, ये हर दफ़ा आम तौर पे जब मीडिया पे आता है तब शुरू होता है जब वो कहते हैं जी हमास ने रॉकेट फायर किए हैं, हमने रिटेलिएट किया है। मस्जिद अक्सा पर चढ़ जाते हैं, रमज़ान के महीने के अंदर जाके मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं नहीं जी उसमें किसी ने प्रोवोक किया था तो हम चले गए। एंड सो नाउ विद एवरी पासिंग डे और मंथ और वीक यू फाइंड के इनकी जो वो है ना बाउंड्री को पुश कर रहे हैं। एंड सो अभी ये ज़्यादा नडर होते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कमिटिंग दीज वॉर क्राइम्स भी आप कह दो, या जिनीवा कन्वेंशन की वायलेशन है, इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वायलेशन होंगी। तो इसकी थोड़ी सी ज़रा बैक स्टोरी अगर आप दे दें तो इंशाल्लाह दैट विल बी अ लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर अस। ज़िया भाई, मुख्तसरन इज़राइल जो है वो एज अ स्टेट मैप के ऊपर आया 1948 में। और 1948 में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैलेस्टीनियन, एंड जब मैं पैलेस्टीनियन कहता हूँ दिस इज़ नॉट नेसेसरली मुस्लिम, पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, दोनों हैं। सो मुस्लिम ज़्यादा हैं, क्रिश्चियंस कम हैं। सो पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ को उन्होंने डिस्प्लेस किया। जो अभी रिसेंटली, जो अभी 3-4 दिन पहले जो जिनीन कैंप जो है, जो रेफ्यूजी कैंप है, उसके ऊपर जो उन्होंने ऑपरेशन किया, ये रेफ्यूजीज़ जो हैं ये 1948 के डिस्प्लेस्ड रेफ्यूजीज़ हैं। सही। सो जिनीन जो है वो नॉर्थ वेस्ट बैंक में एक सिटी है, उसके साथ ये कैंप है जो 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। सो ये 1953 में यूएन ने ये कैंप इस्टेब्लिश किया था। अब ज़ाहिर इतने अरसे से ये कैंप इस्टेब्लिश हुआ तो एक मिनी शहर सा ही बन गया, लेकिन उनको कन्फाइन किया गया है इसके इसी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, तो बहुत यानी डेंसली पॉपुलेटेड है। तो अब इज़राइल एज अ स्टेट उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम किया पैलेस्टीनियन लैंड को और पुश कर दिया है पैलेस्टीनियंस को 2 जगहों के ऊपर, और दोनों जगह ये कनेक्टेड नहीं है, बीच में इसराइल है। एक तो गाज़ा स्ट्रिप जिसे हम कहते हैं, गाज़ा जहाँ पे हमास है और जहाँ से वो रॉकेट्स वाली बात आपने की। गाज़ा जो है वो एक, आप समझे उसको स्ट्रिप भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो ज़रा रेक्टेंगुलर है उस शेप के अंदर। 2 साइडों से वो इज़राइल कवर्ड है, एक साइड से समुंदर है तो वो भी इज़राइल है क्योंकि इज़राइल की नेवी उसको ऑपरेट करती है, और नीचे से जो है उसका जो बॉर्डर है वो इजिप्ट के साथ लगता है। तो यहाँ पे पैलेस्टीनियंस हैं, उनको जो ऑस्लो अकॉर्ड्स थे उनके मुताबिक जो है ना, पैलेस्टीनियंस को ये उनके ऑटोनोमस रीजन है, ये उनको उनके पास पूरा कंट्रोल होना चाहिए इसका, लेकिन उनको कोई कंट्रोल नहीं है बेसिकली, और ये इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी है। दूसरी जगह है वो ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक का एरिया है, तो वो भी पैलेस्टीनियंस के लिए। अब ये पैलेस्टीनियंस जो हैं वहाँ पे इन्होंने 90s के अंदर और अर्ली 2000s में इन्होंने अपराइजिंग वगैरह भी की थी ये इजरायली ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़, जिसको इंतिफादा कहते हैं। तो पहला इंतिफादा हुआ था, फिर दूसरा इंतिफादा हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस वगैरह हुए। तो उसके बाद से जो वेस्ट बैंक को जो गवर्न करती है फतह और PLO जो है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो बहुत हद तक पैसिव हो गए हैं। अब बहुत हद तक इज़राइल ने उनको ऐसा कंट्रोल कर लिया और ऐसा उनको पैसिफाई कर लिया कि वो दे नॉट पुटिंग अप अ फाइट और एनी सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस। जो गाज़ा है उसमें हमास है, हमास रेजिस्टेंस जो है बाकायदा कर रहा है, इसीलिए वो ब्रंट भी लेते हैं बहुत ज़्यादा रॉकेट फायर का और मिलिट्री ऑपरेशंस का। सो अभी जो लेटेस्ट जो सिनारियो, अभी जो लेटेस्ट जो एक रेड हुआ है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट और काफ़ी बड़ा रेड हुआ इजरायली साइड से, क्योंकि 2002 या 2005 के बाद ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है इस इलाके में, क्योंकि 2002-2005 जो है वो सेकेंड इंतफादा का टाइम है। तो ये दिस इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज उसके बाद ये सबसे बड़ी एस्केलेशन है इज़राइल की तरफ से। और उसकी वजह ये है कि देखें, ये एक तो अब जो है नई जनरेशन आ गई है पैलेस्टीनियंस की भी। पैलेस्टीनियन यूथ जो है, जो कि लेट्स से इंतफादा डेज़ में ही पैदा हुए थे, वो अब 20s में अपने, तो उनके अंदर एक फर्वर है, उनके अंदर एक नया जोश है, उनके अंदर एक नया एनर्जी है टू फाइट अगेंस्ट और टू अपोज दी ऑक्यूपायर्स जो कि इजरायलीज़ हैं। तो और मगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, वो बिल्कुल पैसिव हो गया, उन्होंने बिल्कुल एक पैसिफायर लिया वजह से।
तो जिनीन वाला कैंप जो है डेंसली पॉपुलेटेड है, पॉवर्टी है वहाँ पे क्राइम है, बड़ा यानी टफ है वहाँ पे ज़िंदगी। एंड अगर आप इवन जब ये ऑपरेशंस नहीं भी हो रहे होते ना, हमें तो पता लगता है, और जब ऑपरेशन कोई होता है या कोई कत्ल वारत होती है, जो डे टू डे लिविंग भी जो है ना पैलेस्टीनियंस की वेस्ट बैंक के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि वेस्ट बैंक को इसराइल भी गवर्न करता है साथ साथ, असल में वही करता है, ऊपर तो पपेट बिठाया हुआ ना PLO को, उनकी जो डे टू डे लिविंग है वो भी बहुत यानी बहुत डिफ़िकल्ट है। हेब्रॉन के अंदर फॉर एग्जांपल, वेस्ट बैंक का ही शहर है, उसके अंदर रात को 2 बजे जो है इजरायली फोर्स घुसाएगी और जाके पूरा घर उल्टा कर देगी और फिर चली जाएगी बाहर। चेक पॉइंट्स पे उनको वेट करवाया जाता है, एम्बुलेंसेस को वेट कराया जाता है, घंटा घंटा अंदर बंदा एक्सपायर हो जाता है। प्रेग्नेंट औरतें जो हैं हॉस्पिटल जा रही हैं, कभी कभार उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वॉल किया हुआ है सारी सिटी को, और पैलेस्टीनियंस के लिए अलग अलग जगह बनाई हुई है और यहूदियों के लिए, जूस के लिए अलग बनाई हुई है। तो इवन अगर आपका 1 किलोमीटर दूर लेट्स से हॉस्पिटल है, आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, उसके अंदर भी चेक पॉइंट्स हैं, तो दे मेक लाइफ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पैलेस्टीनियंस। तो ज़ाहिर है जो यूथ है वो एक राइल अप होता है, तो ये जिनीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं जो कि आर्म्ड भी हैं, और इस साल काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस हो रहे थे बिटवीन द इजरायलीज एंड द पैलेस्टीनियंस। एंड since 2005, this is the bloodiest year. 2023 is the bloodiest year for the Palestinians. Around 146 Palestinians have been killed. और अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, सुना होगा, वो एक अमेरिकन पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट जो है, शी वॉज शॉट डेड बाय द इजरायलीज। वो भी जिनीन इस कैंप के अंदर ही हुआ था। दिस इज़ वेयर इट हैपेंड। तो अब जो इसराइल की गवर्नमेंट है वो भी बहुत राइट विंग है, वो बड़ी देर से पुश कर रही थी कि आप इनको ज़रा हार्ड हैंड इनके ऊपर रखें, इनको ज़रा क्रश करें। तो वो हमने अभी 2-3 दिन पहले जो देखा है, उन्होंने एयर रेड और ग्राउंड ट्रूप्स अंदर घुसा के उन्होंने एक ऑपरेशन किया है। एंड देखिए, इसमें देयर इज़ नो डाउट, देयर इज़ नो डिसएग्रीमेंट कि ये एक वॉर क्राइम है। वॉर क्राइम कैसे डिफाइन होता है, स्पेशली इस सर्कमस्टांस के अंदर, जब भी आप एक सिविलियन और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर एक ऑपरेशन ऐसा करते हैं जिसमें दी चांसेस ऑफ सिविलियन कैजुअलिटी बढ़ जाती है, तो वो एक वॉर क्राइम कंसिडर किया जाएगा। और जब भी आप सिविलियन इंस्टॉलेशंस को टारगेट करोगे विद इंटेंट, वो भी एक वॉर क्राइम है। तो इन्होंने इस रेड के अंदर हॉस्पिटल्स को भी टारगेट किया। और जब आप जो इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक से वाटर सप्लाई है या इलेक्ट्रिसिटी है या एक्सेस टू फूड है, सप्लाई चेन फूड की अगर आप उसको टारगेट करते हो एज ए वॉर स्ट्रैटेजी, तो वो भी एक वॉर क्राइम होता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये वॉर क्राइम्स हैं जो भी इन्होंने 3-4 दिन में किया है। मेरे ख्याल 12 लोग इन्होंने मार दिए, कोई कह रहा 10, कोई कह रहा 12, अराउंड 10 to 12 पीपल हैव बिन किल्ड। लेकिन नाउ Israel for the last so many years it enjoys immunity from any sort of international sanction or international condemnation, क्योंकि US के साथ है वो, और unfortunately Muslim world के अंदर भी आवाज़ें उठी हैं, लेकिन there's nothing significant that has happened, and it's very काफ़ी यानी वो है दुख होता है देख के कि ये सब कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया को पता है कि नाइंसाफ़ी हो रही है इन लोगों के साथ, लेकिन नथिंग। अच्छा, वही बात है कि इंटरनेशनल कॉन्डमनेशन तो मिल जाती है कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंट्रीज की तरफ से मिलती है, लेकिन जारी बात है वो ऑन ग्राउंड कुछ होता नहीं है। एंड इट जस्ट प्रीटी मच हैपेंस एवरी सिंगल टाइम द सेम वे कि इजराइल कुछ हरकत करता है, हाँ जी हम मजम्मत, लेकिन फिर होता कुछ भी नहीं है। और वो मतलब ये हैरान कुन बात है कि अगर कोई मुस्लिम कंट्री ने इसका आधा भी किया होता तो हमारे ऊपर तो पूरा नेटो ने आके हमले कर देने थे, ठीक है ना, अगर हमने इसका आधा भी कुछ किया होता। लेकिन वहाँ पे जिस किस्म की अट्रॉसिटीज़ होती हैं, जिस किस्म की वायलेशंस होती हैं हर किस्म के इंटरनेशनल लॉज की, नोबडी इज़ देयर टू आस्क और चेक, और अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, असल बात ये है। एंड देन आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर अस टू थिंक अबाउट कि ये होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, आप इस पर इंशाल्लाह लोग खुद सोच सकते हैं कि वाई डज इजराइल हैव दैट इम्यूनिटी, वाई डज इजराइल इंजॉय दी स्पेशल फेवर्स फ्राम द US एंड फ्राम द जनरल जो आपके ग्लोबल लीडर्स हैं उनकी तरफ से, क्यों ये चीज़ एंजॉय करती है? वाई इज़ इट कि ये डबल स्टैंडर्ड है? वाई इज़ इट कि ये हिपोक्रेसी है कि अगर कोई करता है तो उस पर आप शोर शराबा डाल देते हैं, और जब कोई एक करता है तो उस पर आप बिल्कुल खामोश हैं, एंड यू जस्ट टर्न द अदर चीक एंड ब्लाइंड आई कर देते हो आप? तो ये सवाल है हमारे लिए सोचने वाला। तो आई थिंक हम अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको इनकरेज करेंगे कि इस शो से अगर आपने कुछ लेके जाना तो ये कि पुट योर थिंकिंग कैप ऑन, डोंट जस्ट
टेक स्टफ फॉर व्हाट इट इज़, बल्कि सोचा करें, गौर व फिक्र किया करें, तदब्बर किया करें। और जैसे अहमद भाई आपने कहा और अली भाई ने भी ये बात कही ना कि हम बात करते हैं कि जब ये अट्रॉसिटीज़ होती हैं और हम नॉट एवरीबडी इज़ कट आउट फॉर इट, नॉट एवरीबडी इज़ रेडी फॉर इट। मैं फाइनली आपको ये बताता हूँ कि मेरी जो नानी अम्मा थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ये था कि बहुत नमाज़ पढ़ने वाली, और हर वक्त उनके कमरे में जो बेडरूम था उसमें बेड के साथ ही एक ऐसे तख्त सा बना हुआ था जिस पे जायनमाज़ बिछी होती थी, एंड यू वुड फाइंड हर मोस्टली सिटिंग देयर, तस्बीह पढ़ रही हैं, नमाज़ पढ़ रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं। अच्छा, घर के मामलात भी उधर से ही डील हो रहे हैं, जिसको डील करना है वो उधर से ही हो रहा है। तो प्रीटी मच यू जस्ट फाइंड हर वर्शिपिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो पर्सन लाइक हर, आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड टू टेल हर एनीथिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन इजराइल और फ़लस्तीन, और ये वो हाँ ये कहा जाता है कि जी मुसलमानों के लिए दुआ करें, मुसलमान जो अट्रॉसिटी है, बिकॉज ऐसे लोग जो है ना वो एक बड़े ही खूबसूरत बबल में रह रहे होते हैं, और वो उसी खूबसूरत बबल में ही ठीक है, क्योंकि वो अल्लाह को की इबादत कर रहे हैं ना, वो डूइंग देयर पार्ट इन देयर ओन वे, कोई आलिम है ना कुछ, वो बस अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उनका काम सेट है। तो ऐसे लोगों को जो है ना वो ना छेड़ मलंगानू वाली बात है। लेकिन जो लोग मैं समझता हूँ खास तौर पर यंगस्टर्स जो हैं, जो यूथ हैं, जो कि बहुत सारे आजकल वाइसेस में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उनको लगता है वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि भाई इसमें हर्जी क्या है कि अगर हम इनको प्रमोट कर दें, इसमें हर्जी क्या है कि हम इनको सपोर्ट कर दें, भाई इसराइल भी जो है उसके पास भी सॉवरेंटी है, उन्होंने हर्जी क्या है अगर उन्होंने टेररिस्ट मार दिए। यार इतने नाइव ना बने प्लीज, इतने नाइव ना बनो यार, तुम लोग इंटरनेट जनरेशन हो, तुम लोग दुनिया में देख रहे हो, तुम्हारे पास हर चीज़ एक क्लिक हुए है, तो क्या इसमें ऐसी बात है? आप रिसर्च करो यार, गो डाउन सर्टन रैबिट होल्स एंड फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन, बजाय कि आप अपनी तरफ से एक जो आपको वो एक मिला के वो जो है ना आपको वो स्पून फीड कर रहे हैं, जो है ना बच्चों का सीरियल खिलाए जा रहे हैं आपको, आप वही खाए जा रहे हैं। तो स्टॉप टेकिंग दिस नैरेटिव एट फेस वैल्यू, डिग डीपर, डू योर ओन रिसर्च। जिस तरह बाकी चीज़ों में आपने फ़ोन खरीदना होता है तो आप हर जगह पे जाके कंपैरिजन करते हो, तो एक ये न्यूज़ ही रह गया जिसके बारे में आप कोई मतलब तस्दीक नहीं करते, जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव आ रहा था उसको आप लेते हो। तो लर्न टू क्रिटिकली एनालाइज थिंग्स, इवैल्यूएट थिंग्स एंड सी थिंग्स फॉर व्हाट दे रियली आर, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसके ज़रिए आपको वो जो है ना मोटिवेशन भी देगा, वो इंकरेजमेंट भी देगा कि आप अपने दीन को पढ़ो, समझो और उस पर अमल भी करो। अभी ये तो अभी बता रहे थे ना कि तकरीबन 12 या 13 जो बंदे शहीद हुए हैं, अब कितने वोंडेड हैं, कितने ज़ख्मी हैं, वो नहीं बता रहे। दे वर टेलिंग अराउंड 100 पीपल दे आर वोंडेड, और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, आप वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स कैसे कर सकते हो आप? और कुछ ऐसे भी इंटरव्यूज़ आए हैं, बेचारे कह रहे थे कि ये मेरी यहाँ पे सुपरमार्केट थी, मेरा यहाँ पे स्टोर था, अब कुछ भी नहीं बाकी रहा। अब देखिए अब इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी होगी, वो जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों का कैसा जो है गुजर बसर करेंगे। और ये हमारे लिए मैं समझता हूँ लेसन ये भी है, ठीक है हमारी गवर्नमेंट्स को स्टेप अप करना चाहिए। अब आपको डिफरेंट गवर्नमेंट जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये कह तो रही हैं कि जी हम कंडेम करते हैं, और इसमें जो जनरल यानी जो मुस्लिम्स हैं ना वो उनका खून खोलता है कि जी ये क्या हो रहा है। तो हमें एक तो ये है कि एक तो अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ करनी चाहिए, और हमें वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स इन देयर शूज़ कि हमारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे, और हमें देखना चाहिए कि हमें उनके लिए एटलीस्ट दुआ तो करनी चाहिए। जब मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं दुआ किसके लिए, जब मैं खुद अपना खैर ख्वाह नहीं हूँ तो मैं अपने भाइयों के लिए कैसे दुआ करूँगा? सो वी हैव टू कम बैक टू इस्लाम। दीन वो कहते हैं ना, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वी आर लाइक वन बॉडी, अगर एक हिस्से में तकलीफ होती है तो हमें भी इसकी तकलीफ जो है महसूस होनी चाहिए। इफ़ दैट इज़ नॉट द केस तो फिर वो मुसलमानी और वो इस्लाम कहाँ गया? वी हैव टू वेक अप, जैसे आपने कहा। एक स्टोरी जो है ना अगर आप जाना शुरू करो और आप देखो रियली अगर आपके सीने में दिल है तो ये हो नहीं सकता कि यू आर नॉट मूव्ड बाय इट। एक स्टोरी जो है ना, आई मीन समटाइम्स मैं डिलिबरेटली शट डाउन करता हूँ कि इफ आई सी समथिंग मैं बंद करता हूँ कि मुझे पता होता है कि दिस इज गोना मेक माई ब्लड बॉयल टू द पॉइंट कि आई वोंट बी एबल टू डील विद इट, लेकिन समटाइम्स आई डू लेट इट ओपन अप एंड व्हेन आई एम फीलिंग, इट डिपेंड्स ऑन द डे, ठीक है। लेकिन मुझे हमेशा ये एक मोटिवेशन मिलती है टू डू मोर, एंड एक मैं दुआ है जो मैं अपने लिए भी मांगता हूँ और मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि आप भी अपने लिए ज़रूर मांग करें कि अल्लाह हमें वो स्ट्रेंथ दे, हमें इस काबिल बना कि हम कुछ कर सकें। यानी हमारे अंदर एक होता है ये बेबसी जो है ना, बेबसी जो है ना, यानी एक है अजज और कसल, दो चीज़ें ना, एक है यू आर ईदर लेजी टू डू इट, यू हैव द एबिलिटी बट यू आर लेजी, या फिर यह कि आपके पास अब जो है ना एबिलिटी नहीं है, जो है ना क्या कहते हैं एबिलिटी है फॉर एग्जाम्पल, यानी दोनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग है। नहीं एबिलिटी है लेकिन हालात इस किस्म के हैं कि आजिज हो गए इंसान। हाँ, कि आप जो है ना आप या तो कुछ कर नहीं सकते, या फिर ये कि आपके पास एबिलिटी होने के बावजूद यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। आपका तौफीक नहीं अल्लाह ताला की तरफ से, तौफीक ही नहीं आ रही। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस काबिल बना, क्योंकि हमें इस काबिल बना कि हम कुछ कर सकें एंड वी आर एबल टू क्रिएट सम काइंड ऑफ लास्टिंग चेंज। बाकी तो अल्लाह ताला देखें जो भी है हमारे एफर्ट्स देख रहा है ना, हमें एफर्ट तो करना चाहिए जो भी है हमारी अपनी कैपेसिटी में। मैंने कहा था ना इंडिविजुअल लेवल पे चलें, जो आप कर सकते हैं वो तो करें ना, बाकी तो चले गवर्नमेंटल लेवल पे जो होगा सो होगा, वो जो मामला आएगा तो आएगा, लेकिन कम से कम आप मैं हम हर बंदा सोचे कि आई नीड टू कंट्रीब्यूट इन एनी विच वे आई कैन,
किसी तरीके से मैं किसी अच्छे कॉजेज़ के साथ जुड़ूं, मुंसलिक हूं, ताकि शायद मेरे नामा माल में भी कोई खैर की बात हो कि जब सारी दुनिया में ये गंद हो रहा था तुम उस टाइम पे क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग व्हाइल ऑल ऑफ दिस हेल वाज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तुम वहाँ पे क्या करते? तो असल हमारा इम्तिहान ये